वेलकम बैक एवरीबडी। एक तरफ तो पाकिस्तान में इस वक्त SCO इजलास जो है वो मुनक्किद हो चुका है, उसकी मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान। आज समिट होने जा रहा है। उसके बाद अगर पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो आईनी तरमीम का शोर हसनैन अभी तक बरकरार है, क्योंकि आईनी तरमीम अभी तक जो है वो मंजूर नहीं हुई है। 26वीं ये आईनी तरमीम है जिनके लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 7 अक्टूबर को तलब करने का फैसला कर लिया गया, यानी कि आज 15 है, राइट? नहीं सॉरी 16 है और 17 को ये खैर असम्बली का जो इजलास है वो 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे, जबकि सेनेट का इजलास शाम 5 बजे बुलाने का फैसला किया गया है। अगर हम बात करें ऐवान बाला और ज़ेरी के, तो इजलास बुलाने को की जो समरी है वो सदर को अरसाल भी की गई है। समरी पार्लिमानी उमूर की तरफ से भेजी गई। वफाकी जो कैबिनेट है हमारी, वो भी इजलास में सिरोज़ तलब किया गया उसको, और जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान भी है। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पेशावर हाई कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत जो है वो 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। ये तमाम तर मामलात इन पर बातचीत करने के लिए इफ्तिखार शिराजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। शिराजी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा, जिस तरह निमरा ने बताया कि 17 तक ये इजलास बुलाया जाएगा आईनी तरमीम के हवाले से, क्या हुकूमत के पास नंबर पूरे हो चुके हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले हमें देखने को मिला। तकरीबन 3 हफ्ते के डिले के बाद हुकूमत ये जसारत कर रही है कि वापस पार्लियामेंट या फिर सेनेट में जाए और ये आईनी तरमीम पेश करे। जी, पहले तो सुबह बखैर आपको और आपकी पूरी टीम को। लग तो यही रहा है, क्योंकि सारे जो आईनी तरमीम का पैकेज है इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की बड़ी एक कलीदी अहमियत थी। और आपने देखा है कि कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना फजल से कराची में मुलाकात हुई। आज जो खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब रायगंज जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए, इसका मतलब ये है कि मामला काफी हद तक तय हो चुके हैं, वरना इन मुलाकातों की कोई जरूरत नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में सब नजरें थी मौलाना साहब पे, और मौलाना साहब ने बिलाखिर मेरे ख्याल में एक वो रास्ता अख्तियार किया जिसके बारे में लोग खदशात का इजहार कर रहे थे, क्योंकि उनकी स्टैंड था बुनियादी तौर पर पहले वो यही था कि जो आइन के अंदर तरामीम की जा रही, वो आर्टिकल 8 हो या 199 हो या दीगर 56 तरामीम हो, उनके ख्याल में ये तरामीम अदलिया की आज़ादी को तो कंप्रोमाइज कर देंगी और साथ में हमराना तर्ज हुकूमत का रास्ता जो है वो हमवार करेंगी। लेकिन अब देखें कि अगर वो राजी हो गए हैं तो किन शराइत पे हुए। तो शिराजी साहब वो अपनी बातों से तो पीछे नहीं हटे होंगे ना? उन्होंने यही कहा था पहले भी कि हम इस मुसव्वदे पे अमल दरामद करने के लिए रजामंद तब होंगे, इन तरमीम के लिए राजी तब होंगे जब हमारे पॉइंट सुने जाएंगे। तो वो जो आमिराना तर्ज हुकूमत की बात कर रहे हैं या दीगर जो उनकी रिजर्वेशंस थी, वो फिर उन्होंने मनवा ली होंगी, तभी वो अग्री कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अब देखें, इस वक्त हुकूमत वक्त और उनके जो इस वक्त लीड कर रहे हैं सारी कैंपेन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जी हाँ, उन्होंने तो यही कहा है कि कम वक्त में हम आईनी अदालतें बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनेगी, हर सूरत बनेगी। तो क्योंकि मौलाना साहब का ख्याल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने की बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर जो आइन से जुड़े केसेस हैं उनकी तादाद को 146 बनती है। हाँ जी। 146 केसेस के लिए एक सुप्रीम अदालत बनाई जाए, बेहतर यह है कि एक बेंच बना दिया जाए। अगर वो इस नुक्ते पे हुकूमत वक्त को कन्विंस कर चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर अदलिया को लेकर तरामीम होने जा रही हैं जिसमें इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन रही है और साथ में जजेस की तैनाती, उनकी चीफ जस्टिस की जो है वो तकर्रर और बाकी उनकी जो मैं कह सकता हूँ कि भाई मुलाजमत निकालने का जो तरीकाकार है, उसमें भी अगर बदलाव लाया जा रहा है तो फिर तो मेरे ख्याल में हम कहेंगे कि मौलाना साहब जिस नुक्ते पे अड़े थे अब वो पीछे हट गए हैं और उन्होंने हुकूमत वक्त की जो है वो बातें मान ली हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत जिस अंदाज में चीजों को आगे लेके चल रही है कि 17 तारीख को वफाकी काबीना का इजलास बुला लिए गए, उस सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास से बुला लिए गए हैं, तो शोल्डर आप लग रहे हैं हुकूमत के। तो मुझे लगता है कि फिर मौलाना साहब ने अपनी पोजीशन बदली है और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और साथ में जजेस की तकर्री और उनकी प्रमोशन और चीफ जस्टिस की तैनाती के मामला के अंदर एक तब्दीली आने वाली है। और अगर ऐसा आ रहा है
तो फिर उनसे ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि जो पहले आपके खदशात थे वो कैसे दूर हुए हैं। शराइस साहब, मुझे तो ये लगता है कि मौलाना साहब थोड़ा सा यहाँ पे पीटीआई को यूज़ करके, क्योंकि अपना तो वोट बैंक उनके पास था नहीं, और पीटीआई के जो वोट्स मिला के उनके पास एक पावर बनी, उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट को भी डिक्टेट किया, और फिर अल्टीमेटली कुछ ले और दे की पॉलिसी हुई होगी, जो आइंदा आने वाले दिनों में शायद उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग आपको गवर्नमेंट में या फिर डिफरेंट जगहों पर एडजस्ट होते हुए नजर आए। ये भी हो सकता है जी। ये तो बड़े एक छोटे बेनिफिट है, और जो आपने कहा कि उन्होंने हुकूमत को डिक्टेट करवाया है तहरीक इंसाफ की ताकत को इस्तेमाल करके, मैं नहीं समझता कि उन्होंने डिक्टेट करवाया है। उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस को लिंगर ऑन किया है, इसको डिले जरूर किया है, लेकिन वो जो 25 तारीख की कट ऑफ डेट थी, गोया कि जिस दिन जैसे काजी फैसल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस रिटायर होना है, तो उससे पहले आप देखें कि इस आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन जिनका जिक्र आप पहले थोड़ी देर कर रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट में इसको शायद 22 तक इल्तवा में डाल दिया गया, लेकिन इन द मीन टाइम काजी फैसल साहब ने 17 तारीख को, गोया कि कल के रोज वो पिटीशन भी लगी है, और मुमकिन तौर पर उसमें भी फैसला यही होगा कि मुल्क की जो पार्लियामान है और सुप्रीम इदारा है, और उसके जो भी कानून या आइन के अंदर तरमीम करें, उस मामले को अदालत में नहीं लाया जा सकता। तो जो एक हर्डल थी कि शायद रोका जाए, क्योंकि माजी में 2015 की जजमेंट पड़ी है जिसमें खुद काजी फैसल साहब ने ये डिसेंडिंग नोट लिखा था एक केस के अंदर कि पार्लियामान को इस तरह आज़ादी हासिल नहीं है मदर किधर के वो जिस तरह चाहे आइन के अंदर तरमीम करे, उसकी भी हदूद व कयूद है। लेकिन मुझे लगता है कि कल की पिटीशन का फैसला कुछ अदरवाइज आएगा। तो देखिए, अब ऐसे में जब 63A देखें उसको भी जिस सूरत में निपटाया गया उस केस को या बाकी चीजें, तो वो जो 25 तारीख है जो मैजिक डेट है, वो मैजिक डेट के ऊपर उससे पहले मामला तय हो रहे हैं। तो फिर मौलाना साहब के जो स्टैंड है या उन्होंने किस तरह डिक्टेट करवाया, मेरे लिए नाकाबिल फहम बात है। मुझे लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए रजिस्ट जरूर किया है। अब उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि शायद उनके कुछ उनको कोई हुकूमत में कोई हिस्सा मिल जाए, कोई उनको एक गवर्नर लगा दिया जाए। जो अच्छा, डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स मैंने कहा, डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ शराइस साहब, डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स मैंने कहा, डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कहा कि उन्होंने मुसवदा ही चेंज करवा दिया। उस हवाले से मैं कहता हूँ कि आपकी बात 100% दुरुस्त है कि उन्होंने जो बेनिफिट लेने थे और कहीं उनके काम अगर अटके हुए थे, क्योंकि उनकी खुद पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला महफूज किया हुआ है कि क्या मौलाना साहब ने तमाम आईनी तकाजे पूरे करके इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं, तो वो है। फिर आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौर में नैब ने उनके खिलाफ कई दफा कॉल ऑन नोटिस जारी किए थे, इसमाइल खान और बाकी जगहों पे उनके भी कुछ इस तरह के उनके भाइयों पे इल्जामात हैं। तो अगर इस तरह की चीजें दोबारा सरफेस नहीं करती तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि ये फिर बेनिफिट्स होंगे कि जो मौलाना साहब ने लिए हैं, लेकिन वो रास्ते अख्तियार किए कि जिसको मेरे ख्याल में इस मुल्क की वकला फेडरलिटी भी कबूल नहीं कर रही है। आपने कल देखा है जिस तरह की तकारीर हुए हैं और वकला बिरादरी इसके खिलाफ एक पूरी कंपेन करने जा रही है। तो जो तरमीम हो रही है मेरे ख्याल में जिस उजरत में हो रही है, आप अंदाजा लगाएं कि अभी तक भी पब्लिक डोमेन के अंदर वो मुसवदा नहीं आया। वो कौन सी चीजें हैं जो अमेंड होने जा रही हैं, ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना मुल्क के 25 करोड़ आवाम को मालूम है कि किस तरह की तरमीम हो रही है। तो जाहिर सी बात है प्रोसेस इतना डुबियस है, लेकिन इसके ऊपर अगर मौलाना साहब राजी हो रहे हैं और अपना कांधा पेश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा कि हिस्ट्री उनके बारे में क्या कहती है और जो कुछ हुआ है क्या वाकई वो स्पीडी जस्टिस के लिए हुआ है या किसी के इक़्तिदार को स्ट्रेंथन करने के लिए या अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज करने के लिए हुआ है। इफ्तिखार साहब, इस सब में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इंतजार हमें कल पता चल ही जाएगा वैसे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन शिराजी साहब, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे है? ये तो मौलाना उनके साथी थे और यही कह रहे थे कि हम तो तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, जो कुछ करेंगे। तो लिया होगा कॉन्फिडेंस में? अब मुझे नहीं लगता। मौलाना साहब खुद कराची में बैठे हैं, कामरान मुर्तजा साहब जी सारे डायलॉग में और ड्राफ्टिंग में उनके कलीदी प्लेयर हैं, वो भी इस वक्त कराची में मौजूद हैं। इस दौरान ना तो कोई टेलीफोनिक राब्ता तहरीक इंसाफ से हुआ है और ना उनको एंगेज किया गया। तो मेरे ख्याल में वो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। अब उसकी वजूहात बाद में सामने आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तहरीक इंसाफ, क्योंकि तय यही हुआ था कि दोनों तरफ के मुसवदे आएंगे, फिर कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट की जाएंगी और फिर उसके बाद जब तहरीक इंसाफ के जाने से, क्योंकि ओपोजिशन की बहुत बड़ी जमात है और मौलाना साहब जो ओपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं, तो वहां से कॉन्सेंसस के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज अगर वो रायगंज जा रहे हैं कराची से सीधे, तो इसका मतलब है कि आप तहरीक इंसाफ को उन्होंने गुड बाय कह दी है और इस सारी डील के अंदर वो सारा किरदार खुद ही अदा करना चाह रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड नहीं रख रहे और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए आखिरी रास्ता ये रह गया है कि वो वकला की जो तहरीक अगर चलने जा रही है
अगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, पार्लियामान के अंदर भी उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और सड़कों पे तो वकला आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ वही रास्ता इख्तियार करेगी। मौलाना साहब की गाड़ी में अब उनके लिए सीटें बाकी नहीं रही। ठीक हो गया, मौलाना की गाड़ी में उनके लिए सीटें बाकी नहीं रही। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, हम बात कर रहे थे आईनी तरमीम के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से, जो कि SC स्टार्ट हुआ है तो आईनी तरमीम थोड़ा सा पीछे चली गई थी, लेकिन गवर्नमेंट आपको पता है कि रात की तारीख में काम करती है। एग्जैक्टली, तो वो वहाँ पे भी एक्टिव थी। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।